5। रिद्धिमा खिड़की के पास आ खड़ी हुई और बाहर देखने लगी। उसे तो बाहर देखने से भी डर लगता था कि कहीं विवेक के आदमी वहां खड़े ना हो, पर पता नहीं क्यों उसका कमरा बदल दिया गया था और इस कमरे से उसे सिर्फ हॉस्पिटल का बरामदा दिखता था। वहां आने जाने वाले लोग दिखते थे। उसने देखा वहां अरमान खड़ा कोई फाइल देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था वह इसी तरह अरमान को देखती जाए। तभी वहां एक खूबसूरत लड़की आई और पीछे से अरमान की आंखें बंद की। अरमान मुस्कुराता हुआ कुछ बोला और उसे गले मिला। फिर दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। पता नहीं क्यों यह देखकर रिद्धिमा की आंखें भर आई। उसके दिल ने कहा, जरूर ये अरमान की पत्नी या गर्लफ्रेंड होगी। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। पापा ने मेरे लिए इस दुनिया का बेस्ट इंसान चुना था। मैं समझ ही नहीं पाई। सॉरी पापा। रिद्धिमा बेड पर आकर बैठ गई और अपने जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे उसने खुद बर्बाद किया था और अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अरमान बहुत अच्छा इंसान है, यह वो समझ चुकी थी और यह भी समझ चुकी थी कि उसे विवेक के बारे में पता चला तो वह अपनी जिंदगी भी खतरे में डालकर उसे बचाने की कोशिश करेगा। और रिद्धिमा नहीं चाहती थी उसके लिए अरमान की जिंदगी खराब हो। इन चंद दिनों में पता नहीं क्यों अरमान से उसे एक लगाव सा हो गया था। वह उससे बातें तो नहीं करती थी, पर रिद्धिमा हर दिन उसके आने का इंतजार करती थी। अरमान उससे कुछ बातें नहीं करता, जो बातें करनी थी मुस्कान ही करती और कुछ मिनट रुककर वो चले जाते। पर वो कुछ पल ही रिद्धिमा के लिए सबसे खूबसूरत पल होते थे। जिस दिन अरमान नहीं आता उसे बेचैनी सी होती थी। आज तक वह अपने खतरे के बारे में सोचती थी, पर अब उसे अरमान के लिए चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे पता था विवेक कितना निर्दय हो सकता है। उसे लगा उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, जिससे अरमान पर कोई मुसीबत ना आए। वह रात का इंतजार करने लगी। आधी रात को वह उठ बैठी और बाहर जाने के लिए चुपके से दरवाजा खोला, पर अचानक उसने किसी की आवाज सुनी। मैडम, कुछ चाहिए आपको? उसने चौंक कर देखा। उसके दरवाजे के बाहर बंदूक से लैस 2 गार्ड खड़े थे। उसने ना में सर हिलाया और बोली, मुझे जरा हॉस्पिटल के बाहर जाना था। उनमें से एक ने कहा, ये तो नहीं हो सकता मैडम, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमें ऑर्डर है रात तो क्या दिन में भी आप बाहर ना जाएं और हमें बिना बताए कोई अंदर ना आ सके। रिद्धिमा कुछ नहीं समझ पाई, पर इतना समझ गई कि वह बाहर नहीं जा सकती, इसलिए अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके कैबिन के बाहर से दरवाजा नॉक करने की आवाज आई और उसे आश्चर्य से देखा। उसने आज अरमान के साथ जिस लड़की को देखा था, वही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी, अंदर आ सकती हूँ? रिद्धिमा उठ बैठी। वह लड़की डॉक्टर अतुल के साथ अंदर आई। रिद्धिमा की ड्यूटी अतुल के साथ काफी बार लग चुकी थी, इसलिए वह उसे जानती थी। अतुल मुस्कुराया और पूछा, हेलो रिद्धिमा, पहचाना? रिद्धिमा सर हिलाते हुए धीरे से बोली, नमस्ते डॉक्टर अतुल। अतुल खुश होता हुआ बोला, देखा निक्की, सब मुझे तुरंत पहचान लेते हैं और याद रखते हैं। जिसकी याद में मैं खोया रहता हूँ वो मुझे कभी याद ही नहीं करती। निक्की ठहाका लगाते हुए बोली, अब मैं आ गई हूँ तो तेरी प्रॉब्लम भी सुलझाऊंगी बच्चे। अभी जरा रिद्धिमा से बात कर लूं। रिद्धिमा ने याद करने की कोशिश की, पर डॉक्टर निकिता के साथ उसे काम करने का मौका कभी नहीं मिला था, इसीलिए याद नहीं कर पाई। निकिता रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोली, तो आधी रात को कहाँ जाने का इरादा था आपका? रिद्धिमा कुछ बोली तो नहीं, सिर्फ आंखें झुकाकर बैठी रही। निकिता हंसकर बोली,
आपको पता है आप इस तरह चोरी छुपे बाहर चली जाती तो कितनों की शामत आती? अतुल बोल पड़ा। हाँ रिद्धिमा, पहले तो सिस्टर, अटेंडेंट, फिर गेट के जो गार्ड हैं और जो तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं सबकी नौकरी जाती, और फिर मैं बेचारा जिसकी अभी शादी तक नहीं हुई है, और इस डॉक्टर निकिता की भी, क्योंकि हम दोनों आज यहाँ नाइट ड्यूटी पर हैं। सबकी नौकरी चली जाती तुम्हारे इस तरह चले जाने से। रिद्धिमा कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या कहे, पर निकिता हंसते हुए बोली, डरा दिया ना बेचारी को। रिद्धिमा तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं तुम्हें अभी एक इंजेक्शन दूंगी, सब टेंशन दूर रखो और आराम से सो जाओ, ठीक है ना? रिद्धिमा कुछ बोली नहीं, पर समझ गई डॉक्टर निकिता उसे नींद का इंजेक्शन देने वाली है। निकिता इंजेक्शन देने के बाद जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रिद्धिमा ने आवाज दी, मैम प्लीज एक बात पूछनी थी, मेरे लिए बॉडीगार्ड किसने नियुक्त किए हैं? निकिता उसे देखकर मुस्कुराई और जाते हुए बोली, डॉक्टर अरमान, और कौन? जब रिद्धिमा की नींद खुली तो डॉक्टर शुभांकर को अंदर आते देख उन्होंने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा और बताया कि आज रिद्धिमा के सर का एक स्कैन करना पड़ेगा। सिस्टर ने उसे तैयार कर दिया तो वह उसके साथ स्कैन कराने गई, और जब वापस आई तो अरमान और मुस्कान को कैबिन में देखकर ठिठक गई। वह जानती थी उनको उसके भागने के बारे में पता चल गया होगा, और वह डर रही थी कि पता नहीं दोनों क्या रिएक्ट करेंगे। उसे दरवाजे पर खड़े देखकर मुस्कान जोर से बोली, अंदर आ जाओ रिद्धिमा, कुछ पूछना है तुमसे। रिद्धिमा नजरें नीचे करती हुई आई और चुपचाप खड़ी हो गई। उसे खड़ा देखकर अरमान समझ गया कि वह घबरा गई है, इसीलिए वह बोला, बैठ जाओ रिद्धिमा और डरो मत। मुस्कान ने तिरछी नजरों से अरमान को देखा और विरक्त भाव से रिद्धिमा की ओर देखते हुए कुछ ऊंची आवाज में बोली, ये आधी रात को आप कहाँ भाग रही थी? आपकी आदत है क्या ये? रिद्धिमा समझ गई मुस्कान उसके अरमान से घर से भागने की बात याद दिला रही है। उसकी आंखें भर आई और वह अपने नाखून को रेदने लगी। मुस्कान कुछ तेज आवाज में बोली, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं सूझ रहा? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं सूझ रहा? रिद्धिमा के होंठ थरथरा उठे, पर उसके जवाब देने से पहले ही उसे अरमान की नाराजगी भरी आवाज सुनाई दी, मुस्कान, ये क्या तरीका है बात करने का? तू जा, तेरी ड्यूटी है ना, मैं कर लूंगा रिद्धिमा से बात। मुस्कान कंधे उचकाती बोली, तेरी मर्जी, तूने ही कहा था, इसीलिए मैं बात कर रही थी। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है इन फालतू लोगों के मामलों में पड़ने का। तेरी मर्जी, तूने ही कहा था, इसलिए मैं बात कर रही थी। वैसे भी मुझे शौक नहीं है इन फालतू लोगों के मामलों में पड़ने का। उसके जाने के बाद रिद्धिमा ने भर्राए स्वर में कहा, मैम नाराज हो गई क्या? अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, डोंट वरी, उसका गुस्सा नाक पर रहता है। कुछ देर में मुझे ढूंढते हुए आ जाएगी, देखना। वैसे इस गरीब का पॉकेट आज खाली होने वाला है, क्योंकि उसकी सारी पसंदीदा चीजें खिलानी होंगी मुझे, क्योंकि मेरे अपराध के लिए माफी मांगनी है ना। अरमान के कहने के अंदाज पर रिद्धिमा के होंठ मुस्कुरा उठे। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, ये हुई ना बात। अब बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? हम गाड़ी अरेंज कर देंगे, तुम चली जाना। रिद्धिमा के पास से कोई जवाब ना पाकर अरमान बोला, देखो रिद्धिमा, मैंने पहले भी कहा था, हम इतना चाहते हैं तुम सही सलामत अपने परिवार के पास पहुंच जाओ। हम तुम्हारी निजी जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। पर रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए पूछने लगी, आपने पर्सनल सिक्योरिटी क्यों रखी है मेरे लिए? अरमान बोला, मुझे इतना समझ आ गया है कि तुम्हारी जान को किसी से खतरा है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। रिद्धिमा ने उसे आश्चर्य से देखा। जिस इंसान को उसने इतनी तकलीफ पहुंचाई थी, जिसके इज्जत की धज्जियां उड़ गई होंगी,
उसके भाग जाने से। वह आज उसके बारे में इतना कैसे सोच सकता है? एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? अरमान उसे चुप देखकर बोल पड़ा, मैंने पहले भी कहा था रिद्धिमा कि जो 1 साल पहले हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हारी उस दिन की मुस्कान की बातों का असर देखकर मुझे लग गया था कि कोई बात है जो तुम बताने से डर रही हो। इसीलिए मैं उस जगह उसके आसपास के गांव में तुम्हारे बारे में जानकारी लेने गया था और मुझे पता चला कि तुम वहां कई महीनों से छुपी हुई थी। मैंने तुम्हारा नाम बताया तो वहां किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो उन्होंने मुझे कहा यह संजना है, मतलब तुमने अपना नाम भी छुपाया था उनसे। उसके बाद एक आदमी ने मुझे पूछा कि क्या बात है, क्योंकि इसी तरह कुछ और आदमी तुम्हारा फोटो दिखाकर तुम्हारे बारे में वहां पूछताछ कर रहे थे। इसका अर्थ क्या है रिद्धिमा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तुम्हें उससे निकालने की। रिद्धिमा कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखें बरसने लगी। अरमान ने कोमल स्वर में पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे पति कुछ बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे, इसीलिए तुम कुछ बताना नहीं चाह रही हो। क्या हम उनसे किसी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? इतना सुनते ही रिद्धिमा सर हिलाते हुए रोते हुए बोली, नहीं। अरमान ने देखा वो कांप रही थी। वह जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथ में हल्के से स्पर्श करते हुए उसे आश्वासन देते हुए बोला, शांत हो जाओ रिद्धिमा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो तुम नहीं चाहोगी, पर तुम्हें कहाँ जाना है ये तो बताना पड़ेगा ना। रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, पर मैं जानती हूँ वो यहाँ भी पहुंच जाएंगे। अरमान चुप था क्योंकि वह चाहता था रिद्धिमा के मन का गुबार बाहर निकल जाए। रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए बोली, मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ, मैं मरना चाहती थी, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया अरमान? अरमान यह सुनकर दंग रह गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि रिद्धिमा जानबूझकर उसकी कार से टकराई थी। वह दृढ़ स्वर में बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रिद्धिमा, क्योंकि डॉक्टर शशांक मेरे आदर्श हैं और तुम उनकी बेटी हो। मुस्कान अपने मुंह में चिकन पकौड़ा ठूसते हुए बोली, तो अरमान, रिद्धिमा कहाँ? राहुल उसे घूरता हुआ बोला, क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले अपने मुंह का खाना पेट में ठूस तब बात कर। मुस्कान राहुल को घूरते हुए खाने को गटकते हुए बोली, वैसे तो अरमान मैं इस रिद्धिमा के बारे में कुछ बोलने वाली नहीं थी, पर तूने इतनी अच्छी ट्रीट देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। तो अब बता, कहाँ रखी तेरी रिद्धिमा को? उसकी जान मुसीबत में है, पर उसके लिए हम तो मुसीबत नहीं उठा सकते ना। कहीं कोई माफिया गैंग उसके पीछे पड़ा हो या शहर का कोई डॉन, तो हम सबकी जान तो खतरे में आ जाएगी ना उसके चक्कर में। अरमान बोला, पहले तो ये तेरी रिद्धिमा कहना बंद कर, वो मेरी नहीं है, और दूसरी बात, मैं इस तरह एक बेसहारा लड़की को नहीं छोड़ सकता। मुस्कान बोली, बड़ा आया हेल्प करने वाला, दुनिया में न जाने ऐसे कितने अबला लड़कियां होंगी, जा उनकी हेल्प करना जाकर। निकिता बोली, मुस्कान ऐसे मत बोल, वो डॉक्टर शशांक की बेटी है जो हम सबके आदर्श थे, ऐसे जानबूझकर उसे मुसीबत में छोड़ना ठीक नहीं है। अंजलि बोली, पर वो अपने पति के बारे में भी कहाँ बता रही है। अतुल बोला, हाँ अंजलि, तुम ठीक कह रही हो, चलो हम सब मिलकर उससे उसके पति के बारे में पूछते हैं। अरमान का गंभीर स्वर सुनाई दिया, कोई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बैठ जाओ सभी, कोई कुछ नहीं पूछेगा उससे। मुस्कान मुंह बिचकाते हुए बोली, बड़ा प्यार आ रहा है उस पर, भूल गया उसने क्या करा था? तेरे और तेरे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई थी, वो भी शादी के दूसरे दिन। मेरी मान पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, अब वही कुछ करेंगे। अरमान का चेहरा उसकी बातें सुनकर लटक गया। राहुल गुस्से से बोला, तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तू भी तो शादी से इनकार करती आई है। मुझे तो शक है तू भी कहीं चुपके चुपके कोई गुल तो नहीं खिला रही, शादी की रात भाग जाएगी। मैं तुझे अभी से बता देता हूँ,
सब हम जैसे शरीफ नहीं होते, ले जाएंगे फुसलाकर और बेच देंगे कहीं। मुस्कान इतना सुनते ही उठी और अपना बैग राहुल पर फेंकते हुए चिल्लाई, डूब मर कहीं जाकर। अचानक अंजलि बोली, रुक जाओ तुम लोग, मेरे दिमाग में अब कुछ साफ हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिद्धिमा के साथ यही हुआ हो, इसीलिए वो अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताना चाह रही हो। अतुल ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। निकिता बोली, हो सकता है ऐसा हो। अरमान, तू डॉक्टर शशांक को इन्फॉर्म क्यों नहीं करता? कुछ भी हो, उनकी बेटी है, वो आकर ले जाएंगे और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अरमान बोला, रिद्धिमा ने एक बार भी अपने पापा का नाम नहीं लिया। इसका मतलब है कि वो जानती है कि शशांक सर उसे शायद माफ ना करे, क्योंकि वो इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है। अतुल बोला, अरमान, तू भूल रहा है वो पिता है और पिता कभी भी अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं छोड़ते। अरमान बोला, हाँ ये तो सही है, पर तू सोच, क्या वो रिद्धिमा की रक्षा कर पाएंगे? जो लोग हर जगह रिद्धिमा को ढूंढते फिर रहे हैं, वो इनके घर भी पहुंच जाएंगे। निकिता ने सर हिलाया और सब कुछ देर चुप रहे। फिर अरमान मुस्कान की तरफ देखता हुआ थोड़ा चापलूसी भरे स्वर से बोला, मुस्की, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? पर उससे पहले ही मुस्कान बोल पड़ी, सोचियो भी मत, मैं इस मुसीबत को अपने गले नहीं बांधूंगी। राहुल बोला, तू भी तो मुसीबत है, जब दो मुसीबत एक साथ होंगी ना तो सब डर कर भाग जाएंगे। अरमान उदास स्वर में बोला, मुझे लगा तुम और निकिता साथ रहोगे तो कुछ दिन रिद्धिमा वहां रह सकती है, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। निकिता बोली, ऐसी बात नहीं अरमान कि हम रख नहीं सकते, पर मुस्कान शायद कुछ दिन में अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो जाएगी और वहां हॉस्टल में सभी लड़कियां हैं। कुछ हो तो हम उनसे कैसे निपटेंगे? और तू वहां उसके लिए सिक्योरिटी नहीं रख पाएगा, क्योंकि वहां की ऑनर परमिशन नहीं देगी। अरमान मुस्कान को देखते हुए बोला, निकिता की तरह समझाकर बात नहीं कर सकती, जब देखो काटने दौड़ती है। मुस्कान मुंह बिचका कर बोली, मुझे कोई सहानुभूति नहीं है तेरी रिद्धिमा से। तेरा प्रॉब्लम है, तू संभाल, अपने घर ले जा। अपने घर क्यों नहीं ले जाता तू? अरमान ने आश्चर्य से पूछा, मैं कैसे ले जाऊं? मुस्कान बोली, क्यों? अभी तो अंकल आंटी भी नहीं है और तेरे घर की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और तेरे वो कुत्ते, साले कुत्ते हैं या राक्षस, जब देखो काटने को दौड़ते हैं। ऐसे देखते हैं मानो कह रहे हो आज तेरा ही डिनर करूंगा। अरमान हंसता हुआ बोला, तू ही डरती है, बेचारे बड़े भोले हैं। पिछली बार सिर्फ तेरी नई चप्पल और तेरा नया पर्स चबाया था और कुछ नहीं। मुस्कान गुस्से से बोली, वो इम्पोर्टेड थे, जाने दे वो बात। तेरा कुत्ता कुछ भी चबाए, तुझे ही भरपाई करनी पड़ेगी, तू भी जानता है। मैं कह रही थी वहां तू पर्सनल सिक्योरिटी भी रख सकता है, तो जब तक कुछ समाधान नहीं हो जाता, अंकल आंटी वापस नहीं आते, तब तक तू ही रख इस बला को। राहुल मुस्कुराता हुआ बोला, देखा अरमान, मैंने कहा था ना कि मुस्कान थोड़ी पागल जरूर है पर बहुत इंटेलिजेंट है। अरमान कुछ सोचता हुआ बोला, पर रिद्धिमा मानेगी तब ना? निकिता अरमान की पीठ थपथपाते हुए बोली, तू ये मुझ पर छोड़ दे अरमान, मैं उसे राजी करूंगी। अरमान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग।